स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ से पहले मैं एक बेसिक बात बताता हूँ आपको, जो फिजिक्स में स्टडी की होगी आपने, कि आपने स्टडी किया होगा एक सर्कुलर वायर, सोलेनॉइड जिसको कहते हैं। ऐसी वायर से अगर आप करंट पास करते हो, यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस वायर में मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो यहीं से हमने ये आइडिया मिल जाता है कि इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव करे, तो सर्कुलर मोशन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो यही कंसेप्ट हम एटम पे भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक एटम में भी क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके साइड में ऐसे सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम में भी सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होनी चाहिए, और ऐसा होता भी है। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक एटम में, आपको पता होना चाहिए बेटा, दो तरह की सर्कुलर मोशंस में मूव करता है। एक तो होती है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन मतलब जैसे सेंटर पे ये न्यूक्लियस है और उसके सराउंड इस तरह से जो मूव करता है, ये तो हो गई ऑर्बिटल मोशन। और एक होता है स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस का क्या मतलब है, अपनी एक्सिस पे जो घूमता है। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूमती है ना, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक दो तरह की मोशन हो गई, एक तो अराउंड द न्यूक्लियस हो गई और एक अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो इन दोनों सर्कुलर मोशंस की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, या जिसको मैग्नेटिक मूवमेंट भी कह सकते हैं, कि एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट। ये वही कह रहा है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है एक टाइनी मैग्नेट, बहुत छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू टाइप ऑफ मोशन। और जो मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनेट हुई होगी वो दो टाइप्स ऑफ मोशन की वजह से होगी। कहता देखो, फर्स्ट इसने कहा इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अराउंड। और दूसरा कहता स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी अपनी ही एक्सिस पे जो वो स्पिन करेगा उसकी वजह से भी मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होगी। तो ये है 10 ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ, ये काट दो इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, या आप सीधा ये बता दो 10 ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ पे देख लेना बेटा, ध्यान देना, ये काट देना वर्ड आगे, यहाँ से ये वर्ड्स काट दो, इनकी ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ से आ जाएगा कि दो टाइप ऑफ मोशन आ गई। कौन सी, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस आ गई, स्पिन मोशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस आ गई। मैं फिर बता देता हूँ। कहता है दो टू टाइप्स ऑफ मोशन आ गई, ये इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस और दूसरा स्पिन मोशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। दस ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ आ, ये आगे काट दो, इसकी जरूरत नहीं है, परमानेंट साइन सर, ये सिंपल ऐसे आ गया। दस ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट, यानी हर इलेक्ट्रॉन के साथ एक मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ी हुई होगी। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी छोटा होता है, तो ये मैग्नीट्यूड जो होगा इस मैग्नेटिक मोमेंट का, ये भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा। यह है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज़ वेरी स्मॉल एंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट कॉल्ड बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन में इसको मेजर करते हैं, ये इसका सिंबल होता है, म्यू बोलते हैं सिंबल को, म्यू और बी लिख देते हैं। इट इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सब्सटेंसेस कहता है 5 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आ गया हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म। अब ये आपने लास्ट ईयर दो तो पढ़े हैं बेटा, पैरा और डाई पढ़े थे आपने +1 में भी। तो पैरामैग्नेटिज्म में कौन आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो देखो इसमें क्या होगा, कहता है जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और यानी जब इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, एक सबसे पहले पर मैंने ये जो बात बोली कि पैरामैग्नेटिज्म मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपने याद रखना है, ये +1 में पढ़ाया था आपको कि कौन से पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, अब मेन बात पे आते हैं। तो इसने ये पहली बात क्या कही बेटा, कि इन सब्सटेंसेस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, यानी ये भी उसी डायरेक्शन, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट का काम करना शुरू कर देते हैं, यानी मैग्नेटाइज हो जाते हैं ये भी। अच्छा, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म
इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं इनको मैग्नेट फील्ड में रखोगे यानी मैग्नेट के पास रखोगे तब तो ये भी मैग्नेट का काम करेगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो ये मैग्नेट का काम नहीं करेंगे, ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे। यानी ये सिर्फ मैग्नेटिज्म शो करते हैं मैग्नेट की प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दो तो ये अपना मैग्नेटिज्म भी लूज कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया ये देखो, ये जो मैं शुरू में बोल रहा हूँ, पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी पैरामैग्नेटिक होने के लिए कंडीशन क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए, और ज़्यादा जितने हो उतना अच्छा। विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये ऊपर भी बताया कि ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन आगे देखो, ये O2 Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, इनकी आप कन्फिग्रेशंस अगर लिखो तो कन्फिग्रेशन से आपको पता चल जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक भी आपने +1 में पढ़ा था, और इसके लिए हम कहते थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए। कैसे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये आगे डायमैग्नेटिक। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे पैरा में आपने कहा वीकली अट्रैक्ट होते हैं, डाई उसका अपोजिट है, ये वीकली रिपेल होते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। H2O, NaCl, C6H6 आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच सब्सटेंसेज। तो ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स आ गए। और दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये उससे रिपेल होना शुरू हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन पे जब मूव करना शुरू कर देगा, उससे दूर जाएगा। तो ये होता है। अच्छा, डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय दो सब्सटेंसेज इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ये आपको +1 से बताया हुआ है कि डाय कौन होते हैं, जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाए बेटा, पेयर्ड हो जाए। एंड देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और वहाँ उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्स देयर मैग्नेटिक मोमेंट। और पेयरिंग से क्या होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, एक ऐसे मूव कर रहा है, ये पेयर हो गया, तो इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी और इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, ये दोनों एक दूसरे बराबर तो होंगी लेकिन एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन पे होंगी। तो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देती है। वही लिखा है, ये देखो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्स देयर मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक करेक्टर। ये चीज़ आ गई बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आता है फेरोमैग्नेटिज्म। अच्छा, फेरोमैग्नेटिज्म से पहले मैं कुछ आपको, एक बेसिक चीज़ है, मतलब एक्चुअल में 3 बच गए बेटा, ये एक बच गया फेरो, एक बच गया एंटी फेरो, और एक बच गया फेरी। तो इन तीनों से पहले मैं कुछ एक बात बता देता हूँ। हुआ क्या, कहता जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो काफ़ी छोटा मैग्नेट है, कहता एक इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या किया कि इसने ना ग्रुप बना दिया। मतलब बेसिकली किसका ग्रुप बना दिया इसने, जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन तो काफ़ी छोटा हो जाता, कहता उसकी मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कम है, तो इसने बेसिकली क्या किया कि मेटल्स का ग्रुप बना दिया, या मेटल कर्नल्स का कह दो, या मेटल आयंस भी बोल सकते हो। तो मतलब कुछ एटम्स का बोल दो या कुछ आयंस का बोल दो, उसका ग्रुप बना दिया। और उस पूरे ग्रुप के, जैसे एक एक ग्रुप में मान लो मतलब 15-15 एटम आ गए, 20-20 एटम आ गए, इस तरह से, तो उसको नाम दे दिया डोमेन। तो कहता कि हम एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं देखेंगे, हम डोमेन की देखेंगे। डोमेन क्या, डोमेन में 10-12 या 15-16 ग्रुप आ गए, मतलब तो थोड़ा वो बड़ा साइज हो जाएगा, तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो बनेगी वो भी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होगी, एक इलेक्ट्रॉन की तो बहुत कम होगी। तो ये वर्ड आता है बेटा यहाँ पे डोमेन। ठीक है, डोमेन वर्ड यूज़ करने जा रहा हूँ। डोमेन का मतलब मैं फिर समझा देता हूँ। मतलब पॉइंट ये था कि एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट तो बड़ी कम होती है, तो कहता है ये क्या करे, इसने डोमेन की मैग्नेटिक मूवमेंट देखना शुरू कर दी। डोमेन मतलब यहाँ पे ये है कि ग्रुप ले लिया, मतलब उसमें 15-16-20-25 एटम्स ले लिए और उनकी इकट्ठी देखेंगे, मतलब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की नहीं देखेंगे, ऐसे करके। तो अब डोमेन्स के बारे में अगर आपको थोड़ा आइडिया लग गया बेटा, तो देखो ये 3 जो बचे हैं ना, इन तीनों को मैं एक बार समझा देता हूँ, यहाँ से समझा देता हूँ। डायग्राम समझ लो तो समझ गए तो वो चीज़ समझ आ जाएगी। देखो ये जो फर्स्ट केस है ना, ये वाला जो फर्स्ट केस है, ये है फेरोमैग्नेटिक का केस। कौन सा, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, ये डोमेन जो है ना सारे, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जो डोमेन्स, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शंस होंगी, वो सारी की सारी
जो अप्लाइड फील्ड है उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे और सारे के सारे एक ही डायरेक्शन पे ओरिएंट हो जाएंगे। जब सारे एक डायरेक्शन पे ओरिएंट हो जाएंगे इसका मतलब सारे एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। रीइंफोर्स का मतलब हुआ बेटा कि सारे एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी नेट मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि सब एक डायरेक्शन पे हैं तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। किस में? ये फेरो है बेटा, ये फेरो वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना, फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ। तो फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाती है। और इसमें एक और चीज़ क्या होती है, डोमेन सारे एक डायरेक्शन पे लाइन हो जाते हैं, ये तो बात ठीक हो गई। लेकिन अब बड़े ध्यान से सुनना, फेरो और पैरा में एक डिफरेंस है। पैरा में मैंने क्या बताया था कि पैरा को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो पैरा वाले जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे या उनमें भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तो वो वापस से अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देंगे। ये वाले जो है ना फेरो वाले, ये ऐसा नहीं करते। ये क्या होते हैं, मतलब बिना मैग्नेट, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैग्नेट नहीं है। मतलब इनमें भी ये जो डोमेन्स है ना, ये इधर उधर घूम रहे होंगे, ये एक डायरेक्शन पे नहीं होंगे, रैंडमली होंगे, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, ऐसे होंगे। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ये सारे डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। और अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब आ रही है, ओरिएंट हो गए मतलब अट्रैक्ट हो गए स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये बात आ गई। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आने जा रही आ रही है बेटा, वो ये कि फेरो में क्या होता है, यानी इन वालों में क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई थी उसको अब मैं हटा भी लूँगा तो भी ये डोमेन्स की डायरेक्शन ऐसे ही बनी रहेगी। यानी इन ये मैग्नेटिक फील्ड जो इन्होंने जो, यानी ये अपनी मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करेंगे। तो पैरा में यही फ़र्क है, पैरा और फेरो में। पैरा में क्या होता था कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तब तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो वो मैग्नेटिज्म लूज कर दिया। फेरो में ऐसा नहीं है। फेरो में क्या होगा कि अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इन्होंने भी मैग्नेटिज्म गेन कर लिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे ये तब भी मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेंगे, तो ये परमानेंट मैग्नेट होते हैं फेरो वाले। और तो एक बार पढ़ लेते हैं, देखो फेरो वाला, तो फेरो में ये आ गया फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरो मैग्नेटिज्म में क्या हुआ बेटा, ये आ गया अ फ्यू सब्सटेंसेस। अच्छा मैं एक और बात बोलता चाहता हूँ फेरो से पहले, अभी अभी पैरा पढ़ाया, पैरा में मैंने कहा अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। फेरो को ना कई बार ऐसे भी कहते हैं कि ये मैक्सिमम की पैरा मैग्नेटिज्म जब बहुत बढ़ जाती है तो वो फेरो बोल दिया जाता है। यानी फेरो और पैरा जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब जो फेरो की छोटी स्टेज है वो पैरा है, जब पैरा मैग्नेटिज्म बहुत बढ़ गया तो उसी को नाम दे दिया फेरो मैग्नेटिज्म, ये चीज़ होती है बेटा। तो चलो मैं पढ़ते हैं, देखो अ फ्यू सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीन आगे, और गैडोलिनियम एंड CrO2 आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। पैरा में आपने क्या कहा था, वीकली अट्रैक्टेड, यहाँ क्या लिख रहे हो, वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा आगे देखो, such substances are called ferromagnetism. अच्छा, beside strong attractions these substances can be permanently magnetized। हाँ तो यही तो बात आ गई, ये मैंने उधर भी समझाई कि पैरा वाले परमानेंट मैग्नेट नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तभी वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो वो अपना मैग्नेटिज्म भी लूज कर देंगे। इनमें ऐसा नहीं होता है, अगर एक बार इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेंगे, तो ये परमानेंट मैग्नेट हो जाते हैं। अच्छा आगे देखिए, इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप टुगेदर। ये जो डोमेन वाली बात समझा रही थी वो है बेटा, ये कि सॉलिड स्टेट में ग्रुप ले लिया एक मेटल आयंस का और उसको हमने क्या नाम दे दिया, डोमेन, इनटू स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स। दस ईच डोमेन एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट। यानी अब हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना है, डोमेन को देखना है। डोमेन में क्या आ गए, ग्रुप आ गए कई मेटल्स के। अच्छा तो इन एन, अब ये इंपॉर्टेंट बात आने वाली है बेटा, इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अनमैग्नेटाइज्ड मतलब जिसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है। द डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडमली ओरिएंटेड का मतलब बेटा ऐसे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई इधर, रैंडमली ओरिएंट कर रहे हैं। तो ये डोमेन ऐसे घूम रहे होते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस नहीं है, इस तरह से, तो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इस तरह से। और एक रैंडमली मूवमेंट में होता क्या है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो रहती है इनकी, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होती, सब एक दूसरे की मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर जाते हैं। तो इस तरह से होता है। तो वही यहाँ पे बताया कि इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड देयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स गेट कैंसल्ड।
अच्छा, आगे देखो, आगे इसी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लगाई है ऐसे, ये एक्सटर्नल और ये वो सब्सटेंस है, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसके जो डोमेन्स होंगे ना वो सारे इसी डायरेक्शन पे, यानी जिस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उसी डायरेक्शन में सारे ओरिएंट हो जाएंगे। एंड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। दिस ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात आई बेटा, परसिस्ट इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ये जो डोमेन्स हो गए, मैंने कहा ये सारे एक ही डायरेक्शन पे ओरिएंट हो गए, तो ये जो ऑर्डरिंग है इनकी, दिस ऑर्डरिंग ऑफ डोमेन्स, ये लिखा है ना, ये देखो, ये पढ़ो बेटा, दिस ऑर्डरिंग, ये ऑफ डोमेन्स परसिस्ट, परसिस्ट मतलब बनी रहती है, इवन व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। तो फेरो में यही खास बात है कि मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दोगे तो वो डोमेन्स की जो एक ही डायरेक्शन की तरफ अलाइनमेंट है वो बनी रहेगी, बनी रहेगी मतलब वो मैग्नेटिज्म लूजन नहीं कर रहे हैं। एंड द फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट, तो वो परमानेंट मैग्नेट हो गए, ये है। तो यही यहाँ बताया था, ये देखो, तो ये जो चीज़ आ गई ये किसके लिए आ गई, फेरोमैग्नेटिक के लिए। चाहे तो बेटा यहाँ पे लिख भी लेना, ए पॉइंट के साथ यहाँ पे लिख लेना, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात आ गई। अब दूसरा कौन सा आया उसके बाद आया एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का ये वाला पॉइंट है, देखो ये जो है यहाँ पे लिख भी लेना, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म से ना, इसको ध्यान से देखो बस। तो क्या हो रहा है, एंटी फेरो में डोमेन एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, बस। तो अगर समझ आ गया होगा बेटा आपको, तो एंटी फेरो में यही होने वाला है, यानी डोमेन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट अलाइन हो जाते हैं इक्वल नंबर में। इक्वल नंबर में मतलब अगर 10 ऊपर को हैं तो 10 नीचे भी होंगे, तो नेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगी एंटी फेरो में। ध्यान रखना, ये फेरो बेटा नोट कर लेना, ये एंटी फेरो। तो चलो एंटी फेरो को देख लेते हैं आप। तो MnO, substances like MnO showing anti-ferromagnetism have domain structure similar to ferromagnetic substance, होता ferromagnetic की तरह ये, but their domains are opposite oriented and cancel out each other magnetic moment। पर उनके जो डोमेन्स होते हैं वो ओरिएंट तो होते हैं, कहता है जैसे फेरो में होते हैं, पर एक दूसरे के ऑपोजिट ओरिएंट होते हैं, और इस तरह से ऑपोजिट ओरिएंट होते हैं कि टोटल ही कैंसल आउट हो जाएगी एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये आ गया बेटा एंटी फेरो। लास्ट कौन सा है, फेरी। अब फेरी को समझना है तो एक बार फिर से डायग्राम को देख लो। ये जो तीसरी डायग्राम आई ये वाली, ये फेरी की आ गई। तो फेरी में क्या हुआ, देखो एक डोमेन ऊपर है, दूसरा डोमेन भी ऊपर है, तीसरा नीचे आ गया, फिर एक ऊपर आया, फिर एक ऊपर आया, तीसरा नीचे आ गया। इसका मतलब डोमेन्स जो हैं वो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल भी है और एंटी पैरेलल भी है। ऑपोजिट मतलब एंटी पैरेलल भी है, पर नंबर बराबर नहीं है। जैसे जो इसके ऊपर वाला था ना, ये वाला बेटा बी वाला जो है, ये वाला एंटी फेरो, इसमें क्या होता था, इसमें पैरेलल, ये पैरेलल और ये दो पैरेलल आ गए और ये एंटी पैरेलल आ गया। तो इसमें क्या होता था, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट होते थे इक्वल नंबर में, तो नेट कैंसिल हो जाता। इसमें नेट कैंसिल नहीं होगा फेरी में, क्यों, दो ऊपर हैं एक नीचे आया, इस तरह से। या ये भी हो सकता है बेटा, तीन ऊपर हों एक नीचे आए, या तीन ऊपर हों दो नीचे आए, मतलब ओपोजिट तो होंगी डोमेन्स, पर इस तरह से ओपोजिट होंगे कि टोटल कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये होता है फेरी मैग्नेटिज्म। तो देखिए इसमें फेरी मैग्नेटिज्म में, ferrimagnetism is observed when the magnetic moments of all the domains in the substance are aligned पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब, पैरेलल मतलब मान लो ऊपर, एंटी पैरेलल मतलब नीचे की तरफ हो गया इसकी डायरेक्शन। इन अनइक्वल नंबर, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई बेटा, अनइक्वल नंबर। अनइक्वल नंबर मतलब एक दूसरे को टोटल कैंसिल नहीं करेगा। अच्छा, जो ऊपर पड़ा है एंटी फेरो, उसमें भी पैरेलल और एंटी पैरेलल है, पर वो इक्वल नंबर में है, इक्वल में है तभी तो वो कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, दे आर, ये आ गया, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरो वाले तो बड़े स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते थे, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन आ गए, देखो Fe3O4 एंड फेराइड्स। फेराइड्स किन को कहते हैं बेटा, जिनमें लाइक MgFe2O4, यानी जो आयरन के ऑक्साइड्स के साथ मिक्स होकर बने हों, उनको कहते हैं फेराइड्स। तो जैसे Fe3O4 एंड फेराइड्स लाइक MgFe2O4 एंड ZnFe2O4
आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच सब्सटेंसेस। फेराइड समझा रहा हूँ, देखो जैसे क्या होता है, जिंक ऑक्साइड है ना, और इसमें ऐड हो गया बेटा Fe2O3। तो Fe2O3 ऐड हो जाए ना किसी सब्सटेंस में, किसी दूसरे मेटल के ऑक्साइड में, तो उसको फेराइट बोलते हैं। तो जैसे ये बन गया, ये लिखा है ना, ये देखो ये वाला ZnFe2O4, तो ये ऐसे बना ना, ये Zn आ गया, Fe2 हो गए देखो, और 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, ये 4 हो गए, तो ऐसे। और ऐसे ही ये MgO ये जो बनाया है, ये MgO और Fe2O3 को मिला दोगे तो ये बन जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, द सब्सटेंसेज आल्सो लूज फेरामैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये याद रखने वाला पॉइंट है कि जो फेरी होते हैं अगर उनको हीट करोगे तो वो क्या बन जाएंगे, पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें लास्ट आता है हमारे पास एक ये ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, सो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब टेम्परेचर का बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स मूव करेंगे ना, और बाहर चले जाएंगे या दूर दूर जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। और ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर लगाने से क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। अच्छा, एक ये बताया इसने, अमोर्फस सिलिकॉन जो होता है इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल। फोटोवोल्टिक मतलब जो सोलर सेल्स वगैरह में यूज़ होता है, यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक एग्जांपल है, ये याद रखना है। अच्छा, फिर ये आया बेटा 12-16 कंपाउंड्स, बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना। 12-16 का मतलब होता है ग्रुप 12 और ग्रुप 16 को मिला दो। तो ग्रुप 12 जो होगा उसका 12 में से 10 हटा दो, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और 16 में से 10 हटा दो, 6 आ जाएंगे, तो 6 + 2 8 हो गए। और क्योंकि दो चीज़ों को मिलाया, एक 12 को और एक 16 को, तो एवरेज ले लो इनकी, एवरेज यानी 8/2 कर दो 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किन के होते थे, ग्रुप 14 के होते थे। और ग्रुप 14 आपको याद होना चाहिए ये क्या होते थे, प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते थे इनको। तो यही चीज़ है कि क्योंकि ग्रुप 12 और ग्रुप 16 को मिलाओगे तो इनकी एवरेज वैलेंसी 4 आएगी। 4 मतलब ग्रुप 14 मतलब प्योर सेमीकंडक्टर की तरह। तो ये वही चीज़ आ गई कि ये जो सब्सटेंस होते हैं ये भी सेमीकंडक्टर्स का काम करते हैं। जैसे आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप 12 ग्रुप 16 एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स हैव एन एवरेज वैलेंसी ऑफ 4 एंड बिहेव लाइक प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब ग्रुप 12 जैसे जिंक हो गया, सल्फर 16 का है बेटा, ऐसे ही ZnSc और CdS, ये जिंक 12 का है, सेलेनियम 16 का है, कैडमियम भी 12 का है, सल्फर 16 का है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह से 13-15, देखो 13 और 15 को मिलाओगे तो 13 की वैलेंसी बनेगी 3, 15 की बनेगी 5, अगेन 5 + 3 8, और 2 को मिलाया तो 2 से डिवाइड करो, एवरेज वैलेंसी 4। 4 किसकी होती है, ग्रुप 14 मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स वाली। तो वही ये चीज़ है कि formed by combination of group 13 and group 15 elements, they have an average valency of 4 and behave as pure semiconductors। जैसे ये एग्जांपल आगे देखो, AlP और Ga, ये बेटा A छोटा आएगा, ऐसे आएगा GaS, गैलियम। तो एल्यूमिनियम और गैलियम 13 के हैं, और ये जो आ गया हमारे पास फॉस्फोरस। अच्छा, एक सेकेंड बेटा, ये गलत किया यहाँ पे, ये जो है ये आएगा GaAs आएगा, इसको ठीक कर लेना, GaAs। गैलियम जो है 13 का हो गया और आर्सेनिक 15 का हो गया, ये ठीक है। AlP, Al 13 का हो गया, फॉस्फोरस 15 का हो गया। वैसे ये देखो नहीं, तो ये ठीक कर लेना बेटा, GaAs ऐसे लिखना है इसको। और ये देखो ये एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं ग्रुप 13 के, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये याद रखोगे तो ये जो डोपिंग और सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक पड़ा उसमें बेनिफिट हो जाएगा। 14 के तो ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स हैं, और 15 के नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आ गए।